दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपको सुना रहा हूँ वो कहानी किसी लड़की की नहीं है, बल्कि एक नहायक पढ़े लिखे शिक्षित और गरीब लड़के की कहानी है। दोस्तों, ये लड़का मेवात से ही बिलोंग करता है और नहायक शरीफ और गरीब और मजबूर लड़का है। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, इस गरीब लड़के की कहानी मेवात के तमाम नेताओं से जुड़ी हुई है। ढेर सारे नौजवान साथी मेवात में ऐसे हैं जो पढ़े लिखे शिक्षित हैं, अच्छे परिवारों से हैं, लेकिन इन नेताओं के पीछे अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। इनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। अरे उम्मीद तो अल्लाह से लगाइए ना, इन नेताओं से क्या उम्मीद लगाते हैं आप? ये किसी के सगे नहीं है। मैंने इनको बहुत करीब से देखा है, इसीलिए मैं जनता को हकीकत और सच्चाई से रूबरू कराता हूँ। आज जिस लड़के की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, उस लड़के का पर्दाफाश नहीं करूंगा, उसके नाम का और उसके गांव का आपके सामने जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन कहानी हकीकत में सच्ची है, बिल्कुल रियल है। तो दोस्तों, मैं कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन करता हूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे दीजिए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के लिए शेयर जरूर करना। आपके एक शेयर करने से हमारा हौसला बढ़ता है, हमें बल मिलता है। तो एक लड़का की मेरे पास कॉल आती है, सुबह सुबह कॉल आती है, तो मैं उसकी कॉल को फर्स्ट टाइम थोड़ा इग्नोर कर देता हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी कॉलें आती हैं। लेकिन वो लड़का दोपहर बाद फिर से कॉल करता है। जब वो कॉल करता है तो मैं उसके नंबर को गलती से ब्लैक लिस्ट में डाल देता हूं। लेकिन दोस्तों, वो लड़का शाम होते होते करीब मगरिब और इशा के बीच में फिर मुझे कॉल करता है, और फिर वो कहता है कि अर्शद भाई, आपने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, मैं आपसे कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं एक मजबूर लड़का हूँ। मैंने कहा चलिए ठीक है, मुझे लगा कि कोई अच्छा इंसान होगा। मन किया तो मेरे दिल ने कहा कि शायद कोई अच्छा इंसान है, इसकी बात सुननी चाहिए। तो दोस्तों, मैंने उस लड़के की बात विस्तार से सुनी। उसने मुझे बताया कि भाई, मैं एक गरीब लड़का हूँ और मैं बीकॉम कर रहा हूँ। मैंने बहुत उम्मीद लगाकर आपको कॉल की है। मैं एक नहायक गरीब परिवार का लड़का हूँ। मेरा पिताजी एक छोटी सी दुकान चलाता है, यानी कि 1000-2000 रुपए का सामान होगा, मिठाई सिठाई जो गांव में बेचते हैं, ऐसी एक दुकान चलाता है जिससे वो सुबह से शाम तक 60-70 या 80-90 या 100 रुपए कमा लेता है। उससे हमारे घर का गुजारा चलता है। कि मैं दिल्ली के अंदर कोर्स कर रहा हूँ, यानी पढ़ाई कर रहा हूँ, और मुझे पूरी साल के लिए 40,000 रुपए की सख्त जरूरत है। कहा कि मेरे माता पिता ने आज तक मुझे मजदूरी कर करके पढ़ाया है, लेकिन अब उनके पास पैसे नहीं हैं। लेकिन अर्शद भाई, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरी ये तमन्ना है। आपसे गुजारिश है कि आप कहीं से भी, किसी से भी, जैसे भी आपसे हो सकता है, आप मुझे 40,000 रुपए का बंदोबस्त कर दीजिए। मैं जब पढ़ लिख कर नौकरी लगूंगा तो आपके पैसे लौटा दूंगा। लड़के की तमाम बातें सुनकर के मैंने अपने दिल में यह फैसला तो कर लिया था कि इसकी मदद तो मुझे 100% करानी है। लेकिन मेरे दिल में एक और ख्याल आया, जो नेता आज के हमारे इन नौजवानों से तालियां बजवाते हैं, झंडा उठवाते हैं, हमारे जैसे पत्रकार और सोशल वर्कर को ये टॉल करा करके दबाने की कोशिश करते हैं, इसलिए मेरे दिल में ख्याल आया कि आज इनको आजमाया जाए। तो दोस्तों, मैंने, यकीन करना, एक कॉपी पेन लिया और एक कागज पर जितने भी मेवात के नेता हैं, सोहना ताउरू से लेकर के फिरोजपुर, झिरका, पुनाना, हतीम तक, जो भी बड़े बड़े नेता हैं, अब आप समझ जाइए, मैंने किसी एक को भी नहीं छोड़ा। सबका मैंने एक कागज पर नाम लिखा और नाम के पीछे इन तमाम नेताओं का मैंने नंबर लिख करके दिया। मैंने उस लड़के से कहा कि भाई देखिए, आपको 40,000 रुपये चाहिए, आपके लिए 2 दिन का समय मैं देता हूँ, आप इन तमाम नेताओं के पास जाइए, इंशाल्लाह ये आपकी मदद जरूर करेंगे। अगर ये 2-2 हजार रुपये भी आपको देंगे, 5-5 हजार रुपये भी देंगे, तो आपके 40,000 रुपये बन जाएंगे। और इनके पास 10-5 हजार रुपये से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। ये तमाम के तमाम करोड़पति और अरबपति आदमी हैं। मोटरसाइकिल किसी से मांगी और मोटरसाइकिल लेकर के हर एक नेता के घर पे जाना शुरू कर दिया और उन नेताओं से मिला, जिनमें से कुछ नेता मिले, कुछ उनके कार्यकर्ता मिले,
कुछ के परिवार वाले मिले, लेकिन यकीन करना खुदा की कसम, किसी एक नेता ने भी उस लड़के की मदद नहीं की। कि उस लड़के का जो हुलिया था वो देखने में एकदम फटीचर लगता था। कपड़े वगैरह भी उसके पास अच्छे नहीं थे क्योंकि वो गरीब बहुत था। फटीचर पने को देख करके, इस गरीबी को देख करके किसी ने भी उसकी दया नहीं करी और किसी एक भी नेता ने उसके लिए 5,000 रुपए नहीं दिए। कारण ये था कि वो बेचारा एक तो हालत से बिल्कुल फटीचर बना हुआ था, गरीबी झलक रही थी और वो अकेला ही मदद मांगने जा रहा था। किसी नेता ने उससे कहा कि कोई बात नहीं, हम आपको फोन करेंगे। किसी ने कहा कि आप जाइए, हम आपको फोन करके बुला लेंगे। कि नेता के वहां से उस लड़के को मदद नहीं मिली। तो दोस्तों तीसरे दिन उस लड़के ने मुझे कॉल की, बिल्कुल निराश होकर के। उसने कहा कि अरशद भाई, मैं थक चुका हूँ, मैं टूट चुका हूँ, अब मुझ में और हिम्मत नहीं कि मैं किसी से मदद मांग सकूं। मैं हर एक नेता के घर पर गया हूँ जिसका भी आपने नंबर दिया है। जो नेता घर पर नहीं मिला है, ऑफिस पर नहीं मिला है, तो मैंने फोन करके उनको कॉल की, उनसे बातचीत की। उन्होंने मुझे कोई ना कोई बहाना बनाकर टला दिया है, लेकिन किसी एक ने भी मेरी मदद नहीं की है। अब मैं क्या करूं, मेरी पढ़ाई मारी जा रही है। तो मैंने उससे कहा तो कोई बात नहीं, मेरे पास एक रास्ता है, आप वापस मेरे ऑफिस पर आ जाइएगा। तो भाई वो लड़का तीसरे दिन बीसरू पहुंचा और मेरी उससे मुलाकात हुई। तो मैंने उसके लिए एक रास्ता बताया, भाई मुझे आपकी एक वीडियो बनानी है, अगर आपको बुरा ना लगे तो आपको वीडियो में सिर्फ ये कहना है कि अरशद भाई मुझे मदद चाहिए और मैं थोड़ा परेशान हूँ और ये मेरी मजबूरी है और मुझे लोगों से कुछ हेल्प चाहिए। उसका ठीक है भाई, ये वीडियो मैं बना दूंगा अगर वीडियो बनाने से मेरी मदद होती है तो मैंने उस लड़के का एक 3 मिनट का वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद उस लड़के का जो अकाउंट नंबर था और उसका जो फ़ोन पे नंबर था वो मैंने स्क्रीन पर डाल दिया। यानी कि उसी लड़के का अकाउंट नंबर, उसी का फ़ोन पे नंबर मैंने स्क्रीन पर डाला, अपने मेवात आज तक का नहीं डाला था। उसके बाद में दोस्तों सबसे पहले पुनाना से मेरे पास कॉल आती है 2 महिलाओं की। वो 2 महिला भी बहुत गरीब थी बेचारी, लेकिन उन्होंने 5-5 हज़ार रुपये की मदद उस लड़के की थी मेरे से पूछ करके। उसके बाद में गुरुग्राम से 2 व्यक्तियों का फ़ोन आता है, 10-10 हज़ार रुपये की मदद वो उस लड़के की करते हैं। उसके बाद दोस्तों मेरे पास राजस्थान से कॉल आती है, तो 40,000 रुपये वो राजस्थान वाले बेचारे इकट्ठा करते हैं। पंच, सरपंच, ठोंडा, कुछ नौजवान, वो 40,000 रुपये इकट्ठा करते हैं और उस लड़के को दे देते हैं नगद केस। तो दोस्तों उस लड़के के लिए 40,000 रुपये तो नगद मिल ही गए थे। उसके बाद में करीब 50,000 रुपये उस लड़के के अकाउंट में और आ गए थे। यानी कि मेरे जो चाहने वाले हैं, मेरे चैनल के जो दर्शक हैं, उन्होंने उस भाई के लिए और 50,000 रुपये की मदद कर दी थी। तो दोस्तों कुल मिलाकर 40 और 50 लगभग 80-90 हज़ार रुपये की मदद उस लड़के की हो चुकी थी। मेवात के जो नेता हैं, इनको उस गरीब लड़के की मदद करनी चाहिए थी या फिर नहीं करनी चाहिए थी। हमने मेवात आज तक के माध्यम से, अल्लाह की कृपा से, आप सारे भाइयों की मेहरबानी से जो हमने इस गरीब लड़के की मदद की थी, इसके बारे में आप क्या लिखना चाहते हैं? क्या इस तरह के मजलूम लोगों की मदद करनी चाहिए समाज में रह करके या फिर नहीं करनी चाहिए? अब आप ये बात ज़रूर बताना। एक नेता में और एक पत्रकार में फ़र्क बताना है आप लोगों को कि एक नेता समाज के लिए क्या कर सकता है और क्या करना चाहिए, और एक पत्रकार को समाज के लिए क्या करना चाहिए और क्या कर सकता है। और हमने जो कुछ समाज के लिए किया है उसके बारे में भी ज़रा एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दिल से कमेंट लिखिएगा कि हमने ये जो काम किया था वो सही किया था या नहीं किया था। तो दोस्तों आज की इस कहानी में सिर्फ इतना ही। कल फिर लेकर के एक नई कहानी आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों कहानी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित कर देने वाली कहानी है, आपको सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से फिर एक बार निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, आपको हमारी वीडियो कैसी
कैसी लगती है और आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों। अपने दोस्तों के लिए हमारी वीडियो को व्हाट्सएप पर शेयर ज़रूर करें। दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।